गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 11 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है हिंदू के उसे हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। एज यूजुअल शुरुआत करेंगे एक कोटेशन के साथ। लर्न टू फाइंड जॉय इन लाइफ, दैट्स द बेस्ट वे टू ब्रिंग हैप्पीनेस। नाउ यूपीएससी में इसे कैसे अप्लाई करेंगे? चलिए देखिए, जो यूपीएससी की आपकी जर्नी होने वाली है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि इसमें काफ़ी सारे एक हाई पॉइंट्स आएंगे, लो पॉइंट्स आएंगे और ये चलता रहेगा टिल द टाइम आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो लो पॉइंट्स पे आप रोना शुरू कर दें और चीज़ों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, क्विट कर दें, या इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दें, या फिर थ्रू आउट अपनी जर्नी को इंजॉय करते हुए चलें, इस चीज़ को समझ के कि देखिए जो हाई पॉइंट्स हैं और लो पॉइंट्स हैं वो तो जर्नी में आए हैं और आगे भी आने वाले हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए इन हाई और लो पॉइंट से जाना जरूरी है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग नेगेटिविटी के साथ चलते चलते अपने डेस्टिनेशन से पहुंचने से अच्छा है कि आप पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए चलिए न्यू मेंबर्स को देख लेते हैं। तो वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स। अभी रिसेंटली 4 मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। तो बीक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है देखेंगे, काफकास 2020, देन अराकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे, आईक्रेस्ट हमने पहले डिस्कस किया, दोबारा से एक क्वेश्चन नया है इस पे देखेंगे, ई संजीवनी ओपीडी को डिस्कस करेंगे, मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब के बारे में भी एक एमसीक्यू है, यूएसओएफ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जीसीसी को भी देखेंगे, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो हमारा एक नारा है करेंगे और करके रहेंगे प्राइम मिनिस्टर का, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है आज। जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, आपको मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर करना है, मतलब 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। नहीं होते हैं तो उस केस में आप दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। और वैसे भी 24 आवर्स के बाद आपको एक सेकंड रिवीजन जो है वो तो करनी ही है। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बीक। बीक जो है उसका मतलब है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई है और आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, बीक के बारे में सही है। पहला है इट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली। इसे आईआईटी दिल्ली ने बनाया है, हो सकता है। द सीड बॉल्स आर कंप्राइज्ड ऑफ इंडिजिनस वैरायटी ऑफ सीड्स, कंपोस्ट एंड क्ले। इसमें ये सीड बॉल्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, इंडिजिनस वैरायटी के सीड्स होते हैं, कंपोस्ट होता है और क्ले होती है। ये सेकंड स्टेटमेंट कहती है। थर्ड पे देखते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ डिगिंग पिट्स फॉर प्लांटिंग सेपलिंग्स। इसके अंदर सेपलिंग्स लगाने के लिए आपको कोई खड्डा खोदने की जरूरत नहीं होती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए मैं बताता हूं इसके बारे में। रिसेंटली आईआईटी कानपुर ने बीक को डेवलप किया है, दैट इज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था इस तरीके से कुछ चीज, जिसमें जो आपके ड्रोन्स होते थे उसको यूज किया जाता था ऐसी लोकेशन पे जाने के लिए जो कि आप कह सकते हैं माउंटेनियस रीजन होते थे, जहां पे इंडिविजुअल इंसानों को जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वहां पे इसी तरीके की बॉल्स को थ्रो किया जाता था मुश्किल इलाकों में, ताकि वो नीचे जाए और जो मिट्टी के साथ इंटरेक्शन करके जो फर्दर जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। वही चीज यहां पे बात करी गई है। इससे होता क्या, देखिए एक तरीके से आपने एक बॉल बनाई जो कि क्ले की है, इसके अंदर सीड्स हैं, इसके अंदर कंपोस्ट भी है और चारों तरफ क्ले है। उससे क्या होगा, अब ये आपने किसी मिट्टी वाले रीजन में डाल दिया तो डेफिनेटली जो सीड्स हैं वो बाहर आएंगे, जर्मिनेट होना शुरू होंगे, और साथ में ही क्योंकि चारों तरफ क्ले लगी हुई है तो जो बर्ड्स हैं या फिर जो दूसरे रोडेंट्स होते हैं उनसे भी जो ये आपके बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है। और यहाँ पे एक तरीके से एक नई टेक्निक है खेती की ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स के लिए जहां पर आपको इंसानों को पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ह्यूमनली कई बार पॉसिबल नहीं होता है ऐसी जगह पर बीज वगैरह डालना। तो इसे आईआईटी कानपुर ने बनाया। तो पहली स्टेप आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सीड बॉल्स के अंदर सीड, कंपोस्ट, क्ले होता है, तो मैंने ये चीज आपको बता दी है। तो ये तीनों चीजें होती हैं और इसके अंदर कोई पिट्स मतलब कोई खड्डा वगैरह खोद के उसके अंदर बॉल्स ये डालने की जरूरत नहीं होती है। आप सीधा इसको एक फ्लैट लैंड पे भी डाल सकते हैं। जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर अपने आप होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये बॉल है इसके अंदर कंपोस्ट और क्ले दोनों ही है। बीक जो होता है बेसिकली एक तरीके से राइट इंग्रेडिएंट ऑफ इसके अंदर सीड्स डाले जाते हैं ताकि जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। और बेस्ट वे है, अगर हम बात करें मॉनसून के अंदर इसको यूटिलाइज करना हो तो पानी भी उसको मिल जाता है। और इसके अलावा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की भी जरूरत नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी मेंटेन कर सकते हैं। ड्रोन को यूज किया जा सकता है और इन बॉल्स को थ्रो करके आप जो है जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, आंसर विल बी डी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑर्गेनाइजिंग कावकास 2020 इन विच इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग। तो एक ऐसी कौन सी कंट्री है, क्या वो रशिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान, यूक्रेन, जो कि कावकास 2020 को ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसके अंदर इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, कावकास 2020 को कॉकसस 2020 भी कहा गया है।
इट इज़ एन एक्सरसाइज जिसके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं किसी भी फोर्स की, आर्म फोर्स की, उसको असेस किया जाता है और साथ में मिलिट्री की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करता है रशिया। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें इंडिया को भी इन्वाइट किया गया है, इवन चाइना जो है उसको भी इन्वाइट किया गया है एंड पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया गया है। ध्यान रखिएगा। दूसरे जो मेंबर स्टेट्स हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी इसके लिए इनविटेशन जो है वो जाता है। तो आंसर क्या होगा काउकास के लिए? ए इज द करेक्ट आंसर। रशिया इसको ऑर्गेनाइज करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज अबाउट अरोकोनॉमिक्स। तो यहाँ पूछा गया कि अरोकोनॉमिक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज जब भी न्यूज़पेपर में अपीयर होती है तो वहां पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आ सकते हैं या फिर इंटरव्यूज के टाइम पर भी पूछे जा सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट इसके बारे में कहती है इट इंश्योर्स प्रॉफिट टू फार्मर्स। इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो फार्मर्स है उनको प्रॉफिट देने की बात करी गई है। द स्ट्रेटेजी मेक्स श्योर क्वालिटी टू द कंज्यूमर। तो ये स्ट्रेटेजी है, ये मेक श्योर करती है कि जो कंज्यूमर है उनको क्वालिटी मिलनी चाहिए उसके प्रोडक्ट के अंदर। इट इज बेस्ड ऑन द विजन ऑफ फेमस इकोनॉमिस्ट अरकू। तो फेमस इकोनॉमिस्ट अरकू जो थे उनके जो विजन था उसके ऊपर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आया है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए अभी हुआ क्या, रॉकफेलर फाउंडेशन है यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की, इसने आनंद महिंद्रा की एक फाउंडेशन है नंदी फाउंडेशन, हैदराबाद बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको वन ऑफ द टॉप 10 विजनरीज माना है और यहाँ पे इसको एक प्राइज भी जो है वो देने की बात करी है जो कि अराउंड $200,000 के आसपास का है। यहाँ पे रॉकफेलर फाउंडेशन ने इसको रिकॉग्नाइज इसीलिए किया क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराकोनॉमिक्स, ठीक है, इस मॉडल को अप्लाई किया गया। ठीक है, अराकोनॉमिक्स क्या है वो भी बताऊंगा, बट क्योंकि इस मॉडल को अप्लाई किया गया इसी वजह से नंदी फाउंडेशन को यहाँ पर प्राइज देने के लिए सिलेक्ट किया गया और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा इसके अंदर, ये जो इकोनॉमिक्स का मॉडल है ये फूड विजन की बात करता है, जो हमारा 2050 का फूड विजन है जो कि ABCDEFGH फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। ABCDEFGH फ्रेमवर्क क्या है वो भी हम देखेंगे। उसको फॉलो करने की वजह से इकोनॉमिक्स जो है और साथ में नंदी फाउंडेशन की वजह से न्यूज में था, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जिसका आंसर अभी हम देखेंगे। पहले हम ABCDEFGH फ्रेमवर्क को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए का मतलब एग्रीकल्चर, बी से बायोलॉजी, सी से कंपोस्ट, डी से डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ई स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एफ स्टैंड्स फॉर फैमिलीज, ग्लोबल मार्केट्स, देन हेड स्टैंड्स और टर्निंग करंट अप्रोचेस ऑन देयर हेड। ये पूरा यहाँ पे ABCDEFGH फ्रेमवर्क है। कहीं पे भी फूड से कंसर्निंग क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर तो आप ये पर्टिकुलर जो ABCDEFGH फ्रेमवर्क है इसको भी मेंशन कर सकते हैं। देखिए नंदीज विजन टाइटल इकोनॉमिक्स जो था इसके अंदर बताया गया कि यहाँ पे हमें ट्राइबल फार्मर्स के साथ काम करना है अगले 20 सालों तक और एक न्यू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करना है जिसके अंदर हम PQR क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट फॉर फार्मर्स, क्वालिटी फॉर कंज्यूमर्स थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तभी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट फॉर फार्मर्स के बारे में बात होती है। कंज्यूमर को क्या करना है, कंज्यूमर को आपको क्वालिटी देनी है थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। जो इकोनॉमिक मॉडल है बेसिकली एक ट्रिब्यूट है टू ट्राइबल फार्मर्स ऑफ अराकू रीजन। तो अराकू करके एक रीजन है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है अराकू एक रीजन है फॉर द वर्ल्ड क्लास कॉफी प्रोडक्शन के लिए से जाना जाता है। और ये जो अराकोनॉमिक्स का जो मॉडल है ये एक तरीके से ट्रिब्यूट के तौर पर स्टार्ट किया गया था 2017 के अंदर पेरिस के अंदर। बेसिकली एक ट्रिब्यूट थी ट्राइबल फार्मर्स जो कि अराकू रीजन के। तो अराकू रीजन जो कि कॉफी प्रोडक्शन के लिए, वर्ल्ड क्लास कॉफी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया था। चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इट एंश्योर्स प्रॉफिट टू द फार्मर्स, हमने बात करी। यस, इस मॉडल के अंदर हम यही बात करते हैं कि किस तरीके से फार्मर्स को प्रॉफिट मिले और कंज्यूमर को एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और ये किस तरीके से देने की बात करी गई थी, रीजनरेटिव फार्मिंग के द्वारा। क्या ये कोई फेमस इकोनॉमिस्ट थे अराकू? तो नहीं, ये एक रीजन है, मैंने आपको बताया था। तो इकोनॉमिस्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ABCDEFGH फ्रेमवर्क जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं पे मेंस में इसे मेंशन किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है आई क्रेस्ट के बारे में। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड आई क्रेस्ट। आई क्रेस्ट को किसने लॉन्च किया है? NSO ने किया है, MSME ने किया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ने, MHRD ने किया है, या फिर अटल इनोवेशन मिशन ने किया। आईक्रेस्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक तरीके से आपकी रिवीजन भी होगी कि आपको वहां पे जो डिस्कशन करी थी वो याद है कि नहीं है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, नीति आयोग का मिशन है, आप जानते हैं AIM, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। उसने लॉन्च किया है आई क्रेस्ट। बेसिकली एक इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम है ताकि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके इकोसिस्टम को रोबस्ट बनाया जा सके, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके और उनका जो फोकस होता है बेसिकली एफिशिएंसी के अंदर और किस तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन करना है और हाई परफॉर्मिंग उसको कैसे बनाना है, ये जब सारी फैसिलिटीज जो होंगी वो इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएंगी। हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आई क्रेस्ट के बारे में और कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए इसमें है क्या,
देखिए इसमें हुआ क्या है, एक तरफ तो आपका है एम अटल इनोवेशन मिशन, और इसके साथ आया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। और यहाँ पे इसने आई क्रेस्ट यहाँ पे बनाया है ताकि जो स्टार्टअप्स हैं हमारे, उनको एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा सके, जो भी हेल्प उनको चाहिए होती है ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस वो उनको प्रोवाइड करी जा सके। ये इसका बेसिक काम है। इसके अंदर किया क्या जाएगा, बेसिकली ट्रेनिंग दी जाएगी जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, साथ में ही ट्रेनिंग के अलावा उनको अपनी परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस करनी है इसके बारे में भी जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो बेसिक पर्पस इसका ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई क्रेस्ट के बारे में अब आपको समझ में आ गया आई क्रेस्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म। तो ई संजीवनी ओपीडी के बारे में जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, 2 स्टेटमेंट दी गई है, देखते हैं इसको। टेली कंसल्टेशन इज इंप्लीमेंटेड अंडर दिस इन मोर देन 20 स्टेट्स। 20 से ज्यादा स्टेट्स में ई संजीवनी ओपीडी के थ्रू टेली कंसल्टेशन जो है वो दी जाती है, हो सकता है। मोर देन 1.5 लाख टेली कंसल्टेशंस आर कंप्लीटेड सो फार। अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा टेली कंसल्टेशन जो है वो दी जा चुकी है। इसका आंसर सोचिए क्या होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अभी हुआ क्या था, रिसेंटली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारी, इसने एक रिव्यू मीटिंग करी थी ई संजीवनी एंड ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और वहां पर ये जो डेटा था वो निकल के आया कि ई संजीवनी ओपीडी के अंदर टेली कंसल्टेशन दी जाती है और मोर देन 23 स्टेट्स के अंदर इसको स्टार्ट किया जा चुका है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। साथ में ही 1.5 लाख से ज्यादा टेली कंसल्टेशन जो है वो इसके अंदर दी जा चुकी है। इसके अंदर बेसिकली डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन भी होती है अगर आपस में वो कंसल्ट करना चाहते हैं किसी इश्यू के ऊपर, और डॉक्टर टू पेशेंट कंसल्टेशन भी इसके अंदर दी जाती है। आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर एरिया को जो है स्टार्टअप हब के तौर पे, मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है। वो कौन सा रीजन है, क्या लक्षद्वीप है, केरला है, अंडमान निकोबार द्वीप है, या फिर तमिलनाडु है? सोचिए। चलिए तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया अंडमान एंड निकोबार का जो रीजन है, सी इज द करेक्ट आंसर एज ए मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब। तो करने क्या चाह रहे हैं, इस रीजन को हम एनहेंस करने जा रहे हैं ताकि जो ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पे हम आगे आने वाले टाइम में इसको यूज करें। तो अब ये प्रपोज किया गया कि अंडमान निकोबार आइलैंड को हम एक ट्रांसशिपमेंट हब जो है बनाने वाले हैं। इसमें होगा क्या, देखिए ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, मान लीजिए म्यांमार ने एक शिप के थ्रू अपना कार्गो भेजा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे कार्गो भेजने के बाद हो सकता है इसको हमें भेजना था मलेशिया, तो लेकिन मलेशिया का जो शिप है उसको आने में अभी हो सकता है 1-2 दिन लगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1-2 दिन तक इस पर्टिकुलर कार्गो को रखेंगे, और जब मलेशिया का जो शिप आएगा तो ये जो सामान है उसके ऊपर लोड करा के मलेशिया भेज देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि म्यांमार जो है या फिर थाईलैंड है, थाईलैंड ने एक अपना यहाँ पे कार्गो भेजा और यहाँ पे हमें उसे भेजना था जापान। जापान का जो शिप है ऑलरेडी यहाँ पर वेट कर रहा है, हमने इसको ट्रांसफर किया कार्गो को और फिर वो वापस जापान चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे पर्टिकुलर रीजन तक हमें कंटेनर पहुंचाने होते हैं और वहां पे फाइनल डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले एक वेसल से दूसरे वेसल में जो कंटेनर्स है ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसशिपमेंट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की बात हो रही है, ये बनाने की बात हो रही है ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर, और इससे क्या होगा, बेसिकली जो कोलंबो है जो श्रीलंका के अंदर है, उनका एक अपना एरिया है, सिमिलरली सिंगापुर का है, देन पोर्ट क्लैंग मलेशिया का है, ये भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स है। एक तरीके से हमें इनका ऑल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। यूएसओएफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। कुछ दिन पहले भी इसके ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था जो रिसेंटली जो एक अंडर वाटर केबल डाली गई है, फाइबर ऑप्टिक केबल डाली गई है, ताकि जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड किया जा सके हमारे जो आइलैंड्स हैं उनको, तो वहां पर यूएसओएफ जो था वहीं से ही फंडिंग उसकी करी जा रही थी। 2 दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। मुझे ये बताइएगा कि वो जो हम अंडर वाटर केबल डालने की बात कर रहे थे वो कहां से किस लोकेशन से किस लोकेशन तक कर रहे थे। 2 दिन पहले ही जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसे इनॉग्रेट भी किया है और हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अभी यूएसओएफ के बारे में देखते हैं। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है इट इज अ लैप्सेबल फंड। तो ये फंड जो है लैप्स हो जाता है अगर इसके अंदर का अमाउंट आप यूज नहीं करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। इट वॉज क्रिएटेड अंडर मीटी, इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर बनाया गया, हो सकता है। It ensures that there is a universal non-discriminatory access to quality ICT in rural and remote areas। तो USOF का जो पर्पस है वो ये है कि क्वालिटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रिमोट एरियाज में प्रोवाइड करी जाए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड तीसरी स्टेटमेंट जो है काफ़ी इजी है, इसको आप पहले ही मार्क कर सकते हैं कि करेक्ट होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में जो इजी चीज़ें हैं आप इस तरीके से पकड़ते हैं कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट जो है कॉमन सेंस मुझे कहती है कि ये स्टेटमेंट ठीक होगी। तो तीसरी स्टेटमेंट जब आपने मार्क कर ली तो क्या हुआ, ए और बी तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए, इसमें ऑप्शन 3 नहीं है। अब आपको चूज करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है, सी और डी ऑप्शन के बीच में। अब क्योंकि वन स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब इट इज अ लैप्सेबल फंड, ये तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि बात भी सही है, बिकॉज इट इज अ नॉन लैप्सेबल फंड, ठीक है। अब बात आती है कि ऑप्शन सी है या डी। देखिए अब यहाँ पे करेक्ट करने के चांसेस आपके 50% हो गए, एक स्टेटमेंट को कॉमन सेंस से ठीक करने की वजह से। अगर ये आप कॉमन सेंस को यूज नहीं करके इसको ठीक नहीं करते तो फिर 4 में से आपको एक ऑप्शन ठीक करना पड़ता और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 25% होती। अब सारी बात आती है सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर कि क्या ये ठीक है या नहीं है। देखिए पढ़ते हैं इसको। इट वॉज क्रिएटेड अंडर मीटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इसे बनाया गया। तो सोचिए कि क्या यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है वो इसके अंदर बनाया गया होगा, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है इसमें इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो यही है, DOT के अंदर, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसे 2002 में बनाया गया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेफली आप ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हैं और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कर रहे हैं, ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में करेक्ट है, कौन सा कथन इसके बारे में, GCC के बारे में सही है। इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस, ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 टू फोस्टर सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चरल कॉपरेशन। 1981 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था ताकि सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कल्चरल कॉपरेशन, मतलब 3 एरियाज में कॉपरेशन किया जा सके। थर्ड, बहरीन इज अ मेंबर कंट्री, बहरीन जो है इसकी एक मेंबर कंट्री है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, GCC न्यूज में क्यों थी, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो जो है वो लगाया गया है UNSC, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और अगले आने वाले 2 महीनों में ये जो पर्टिकुलर आर्म्स एम्बार्गो है इसकी जो टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है, मतलब उसके बाद ये एम्बार्गो जो है वो हट जाएगा। आर्म्स एम्बार्गो क्या होता है, इस केस में जो ईरान के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाया गया है, मतलब जो कंट्रीज हैं, वेरियस कंट्रीज हैं, वो आर्म्स की डील नहीं कर सकती ईरान के साथ, मतलब इसे आर्म्स जो है वो सप्लाई नहीं कर सकती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ कंट्रीज को लग सकता है। ये एम्बार्गो लगाने का रीजन कि अगर आप इस पर्टिकुलर कंट्री को वेपन्स देते हैं तो हो सकता है किसी भी तरीके का डेंजर हो बाकी कंट्रीज को, ऐसा किया जाता है। और कई बार बहुत बार इसे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी यूज किया जाता है। फिलहाल कंट्रोवर्सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्म्स एम्बार्गो होता क्या, ईरान पे लगाया गया ताकि बाकी की जो कंट्रीज हैं वो जो वेपन्स होते हैं, आर्म्स जो होते हैं, उसके अंदर ईरान के साथ डील ना कर पाए। 2 महीने के बाद ये जो पर्टिकुलर एम्बार्गो है खत्म होने वाला है, और यहाँ पे GCC ने UNSC को अप्रोच करते हुए कहा है कि देखिए 2 महीने के बाद ये खत्म होने वाला है, उससे पहले ही आप इसको एक्सटेंड कर दो ताकि आगे आने वाले टाइम में भी कोई कंट्री ईरान के साथ इस आर्म्स एम्बार्गो को फॉलो करते हुए आर्म्स के अंदर डील ना करे। ये पूरी चीज GCC के द्वारा कही गई है। क्या ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है GCC? यस, पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्या इसे 1981 में बनाया गया था, जो कि सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कल्चरल कॉपरेशन की बात करती है? तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी सही है। बहरीन क्या इसकी मेंबर कंट्री है? यस, बहरीन जो है इसकी मेंबर कंट्री है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये पर्टिकुलर काउंसिल हो जाती है क्योंकि न्यूज में थी। क्यों ये न्यूज में थी ये भी मैंने आपको बता दिया, ईरान की वजह से ये न्यूज में थी। अभी और कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके अंदर? बहरीन है, कुवैत है, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब कंट्रीज जो हैं GCC के मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। GCC ने बेसिकली अलेज किया है कि ईरान हैड नॉट सीज्ड और डेजिस्टेड फ्रॉम आर्म्ड इंटरवेंशंस, मतलब जो आर्म्स एम्बार्गो लगाया गया था ईरान के अंदर वो इसलिए लगाया गया था, ऐसी नेबर कंट्रीज उनकी कह रही थी, उन पे एलिगेशन लगा रही थी कि यहाँ पे अननेसेसरी आर्म्ड इंटरवेंशन जो है हमारी कंट्री के अंदर करी जा रही है ईरान के द्वारा। और अभी अगेन ये कंट्रीज कह रही है कि वो जो चीज के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाया गया था कि अननेसेसरी हमारी कंट्री के अंदर इंटरवेंशन किया जा रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू है ईरान के द्वारा। तो इसी वजह से इस आर्म्स एम्बार्गो को कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 की बात कर रहा है। कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रिसेंटली एक यहाँ पे नोटिफाई किया है EV पॉलिसी 2020 को? तो क्या वो पंजाब गवर्नमेंट है, दिल्ली है, हरियाणा, उत्तराखंड? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के साथ आई है और उसमें कहा गया है कि जो भी 2 व्हीलर्स हैं, साथ में ही गुड्स कैरियर्स जो हैं, सामान ले जाने वाले जो यहाँ पे ट्रक होते हैं छोटे,
उनके बारे में बात करी गई है, शेयर्ड व्हीकल्स के बारे में बात करी गई कि इन सबको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने की कोशिश करो। तो बेसिकली जैसे ओला, उबर, ये आपके शेयर्ड व्हीकल्स होते हैं। और साथ में ये भी कहा है कि जो दिल्ली में ऑटोज चल रही हैं, जो बसेस चल रही हैं, इनको भी ई ऑटो और ई बसेस में ट्रांसम्यूट कर देना चाहिए, ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। साथ में डिलीवरी बेस्ड जो सर्विसेज होती हैं, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये लोग भी बाइक्स यूज करते हैं, उनको भी ई बाइक्स के अंदर या फिर ई मोबिलिटी के अंदर उसको यूज करना चाहिए। साथ में स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जा रहा है कि मान लीजिए बहुत पुराना आपके पास टू व्हीलर है या बहुत पुराना ऑटो है, तो वहां पे स्क्रैपिंग के लिए भी कुछ अच्छी यहाँ पे इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड किए गए इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर, ताकि जब नई आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगी। पुराना व्हीकल लेके आइए, जैसे मान लीजिए किसी के पास ऑटो है, काफी पुराना है, वो पुराना लेके उसको नया इलेक्ट्रिक ऑटो या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कम दाम में। तो ये इस तरीके की जो पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है। लेकिन ये तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि जो जोमेटो वाले हैं या फिर डिलीवरी बेस्ड सर्विसेज हैं, अमेजोन हो या फिर स्विगी हो, वो जो लोग यूज करें वहां पर भी ई मोबिलिटी लाने की बात करी जा रही है, ई ऑटो की बात करी गई है, ई बसेस की बात करी गई है, गुड्स कैरियर को भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ट्रांसफॉर्म करने की बात करी गई है। ये आप मेंस के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर ई मोबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, which is the last question। लास्ट क्वेश्चन में बात करी गई है, which of the following is the objective of new slogan करेंगे और करके रहेंगे, which is inspired from क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट से ये पर्टिकुलर जो स्लोगन है प्राइम मिनिस्टर का, ये इंस्पायर्ड है। तो यहां पर बेसिक पर्पस क्या है इसका? बिल्डिंग अ न्यू इंडिया बाय 2022, क्या इसका ये पर्पस है? स्लम फ्री इंडिया बाय 2025, क्या ये पर्पस है? पॉवर्टी फ्री इंडिया बाय 2025 या फिर डिजिटली कनेक्टेड इंडिया बाय 2022? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली हमने पहले भी डिस्कस किया था, 8 अगस्त को इंडिया ने 78 साल अपने पूरे कर लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इससे इंस्पिरेशन लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉल दी थी, रिवाइवल ऑफ इट्स स्पिरिट कहा गया था इसे, और क्विट इंडिया मूवमेंट के बेसिस पे ही एक स्लोगन कॉइन किया था, करेंगे और करके रहेंगे। इसका बेसिक पर्पस जो था वो था, हम एक न्यू इंडिया बनाना है बाय 2022, बिल्डिंग ए न्यू इंडिया बाय 2022। चांसेस कम है इस तरीके के क्वेश्चन के आने के प्रीलिम्स के अंदर, नेवरदलेस इंटरव्यू के टाइम पर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्लोगन दिया, करेंगे और करके रहेंगे, इसका क्या मतलब है, इसको क्यों दिया गया है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जा सकता है आपसे। और कहीं ना कहीं मेंस में भी इस पर्टिकुलर स्लोगन को आप यूज कर सकते हैं कि हम एक न्यू इंडिया बनाने की कोशिश करें 2022 तक, तो इसको आप यूज कर सकते हैं वहां पर। अभी हम विद इन 2 मिनट्स में रिविजन करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रिविजन, फिर हम क्वेश्चन ऑफ द डे को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने बीक के बारे में देखा था, आईटी कानपुर इसको लेके आया, पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसमें बेसिकली बोल्स होती हैं सीड्स कंपोस्ट क्ले की, जिसको डिगिंग पिट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो जर्मिनेशन है वो एक ऑटो प्रोसेस होता है, इसके अंदर यूज किया जाता है। देन हमने डिस्कस किया था काउकास या फिर कॉकेसस 2020 के बारे में। ये जो है पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन करता है, ये इन्वाइट करता है रशिया, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज होती है उनको। यहाँ पे इंडिया को भी जो है इन्वाइट मिला है और चाइना, पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया गया। फिर हमने डिस्कस किया था अरुकोनॉमिक्स के बारे में। यहाँ पे बेसिकली फार्मर्स को प्रॉफिट देने की बात करी गई है, क्वालिटी को इंश्योर करने की बात करी गई है। अराकू जो है वो एक रीजन था जहां से इसका नाम आया। ABCD EFG फ्रेमवर्क के बारे में भी देखा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कंपोस्ट, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर्स, F स्टैंड्स फॉर फैमिलीज, G फॉर ग्लोबल मार्केट्स एंड हेड स्टैंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। फिर हमने आई क्रेस्ट को डिस्कस किया था। आई क्रेस्ट के अंदर हमने क्या देखा था, बेसिकली लेके कौन आया, अटल इनोवेशन मिशन। इसके अंदर साथ में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी रहेंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात करी जाएगी, और इंक्यूबेशन जो है उनका स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसमें हेल्प करने की, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए बात करी गई है। ई संजीवनी OPD के अंदर यहाँ पेशेंट 2 आपका जो डॉक्टर्स है वो कंसल्टेशन रहता है, टेली कंसल्टेशन, मोर देन 23 स्टेट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। 1.5 लाख टेली कंसल्टेशन ऑलरेडी हो चुकी है। फिर इसके बाद डिस्कशन हमने किया था स्टार्टअप हब, मैरीटाइम स्टार्टअप हब के बारे में। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करी गई है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है इनको, और इसको आगे आने वाले टाइम में ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पे भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोलंबो और सिंगापुर, मलेशिया, इन सब के पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स थे। अभी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल होगा। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में देखा था, नॉन लैप्सेबल फंड है, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2002 में उनके अंडर में क्रिएट किया गया था। यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस देना है क्वालिटी ICT का रिमोट एरियाज के अंदर, ये बेसिक पर्पस है। और रिसेंटली आपको बताना है
जो एक हमने अंडर सी केबल जो डाली है वो किस लोकेशन से किस लोकेशन तक हमने डाली है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया था और काफ़ी पहले आई थिंक 2017 में ही इसके बारे में बात करी गई थी। फिर हमने जीसीसी के बारे में देखा था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। अभी रिसेंटली कहा है कि ईरान का जो आर्म्स एम्बार्गो है वो 2 महीने में खत्म होने वाला है। यूएनईसी को यहाँ पे इन्होंने दरख्वास्त करी है कि आप इसको इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि जो नेबरहुड के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है ईरान वो अभी भी नहीं रुका है, ऐसा नेबरिंग कंट्रीज का जीसीसी का कहना है। तो यहाँ पे बहरान इसका जो मेंबर है, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई भी इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। फिर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 की जो दिल्ली की थी इसके बारे में देखा था। ई ऑटोस की बात करी जा रही है, ई बसेस की, ई मोबिलिटी की भी इसके अंदर बात करी जा रही है। साथ में गुड्स कैरियर को भी कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म करिए और पुराने व्हीकल को लेके आइए और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके जाइए डिस्काउंट के साथ। फिर हमने इसमें देखा था करेंगे और करके रहेंगे। इसमें जो बात करी गई है वो बिल्डिंग न्यू इंडिया बाय 2022 की बात करी गई है। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो गांधी जी का डू और डाई का स्लोगन था उससे प्रेरित होकर प्राइम मिनिस्टर ने ये जो पर्टिकुलर स्लोगन है वो दिया। यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं, रिवीजन भी कंप्लीट हो गई है। अभी जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्विट इंडिया मूवमेंट को और किस नाम से रेफर किया जाता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। मेंस का जो क्वेश्चन है वो आप ये exam.netmock.com पर अपना पीडीएफ में जो आंसर है उसको सबमिट कर सकते हैं। चलिए, तो मार्किंग स्कीम में जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में 6 या 6 से ज़्यादा है देन यू आर इन द सेफ जोन। 6 से कम स्कोर किया है तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और 24 आवर्स के बाद तो इसको हर किसी को अटेम्प्ट करना फॉर द रिवीजन पर्पस। दोबारा से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपके मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।